जापान पूरब में द्वीपों का देश एक अद्भुत इतिहास रखता है। यह देश अपने सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की हर गली, हर मंदिर और हर किला एक कहानी कहता है। पुराने जमाने से लेकर आज तक जापान ने बहुत बदलाव और विकास देखे हैं। एक समय था जब यहाँ के शहर छोटे और साधारण थे, लेकिन आज ये आधुनिकता और तकनीकी प्रगति के प्रतीक बन चुके हैं। इसकी कहानी राजाओं और योद्धाओं की है, अकेलेपन और आधुनिकीकरण की है, तबाही और फिर से जन्म लेने की है। समुराई योद्धाओं की वीरता और शासकों की बुद्धिमत्ता ने इस देश को एक अनोखी पहचान दी है। इसमें हम समय के साथ सफर करेंगे, जापान के इतिहास के मुख्य कालों को एक्सप्लोर करेंगे। हम उन घटनाओं और परिवर्तनों को देखेंगे जिन्होंने जापान को आज का जापान बनाया है। हम उन लोगों, घटनाओं और विचारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस आकर्षक देश को आकार दिया है। यहाँ के महान विचारकों, कलाकारों और योद्धाओं की कहानियां हमें प्रेरित करेंगी। पहले निवासियों से लेके शक्तिशाली शासकों के उदय तक, शांति और समृद्धि के समय से लेके संघर्ष और परिवर्तन के समय तक, जापान की यात्रा अपने लोगों के रेजिलियंस और स्पिरिट का प्रमाण है। यहाँ की हर पीढ़ी ने अपने समय की चुनौतियों का सामना किया और उन्हें पार किया। अब हमारे साथ जुड़े जैसे ही हम जापान के मनोरम इतिहास को उजागर करते हैं। इस यात्रा में हम आपको उन अनदेखे पहलुओं से रूबरू कराएंगे जो जापान को इतना विशेष बनाते हैं। हजारों साल पहले जापान के द्वीपों में सबसे पहले लोग आके बसे थे। इन शुरुआती लोगों को जोमन के नाम से जाना जाता है। जोमन लिखने से बहुत पहले के समय में रहते थे, इसलिए हम उनके बारे में उनके द्वारा छोड़ी गई चीजों के जरिए जानते हैं। जोमन कुशल शिकारी और संग्रहकर्ता थे। उन्होंने यूनिक डिजाइन्स वाले सुंदर बर्तन बनाए। कई सालों बाद यायोई नाम का एक नया समूह जापान आया। यायोई अपने साथ नए स्किल्स लाए, जैसे चावल की खेती। उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज भी पेश की, जैसे धातु का काम। यायोई काल में शुरुआती गांवों का विकास हुआ और जापान में जिंदगी जीने का एक और सेटल तरीका शुरू हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, जापान में शक्तिशाली कुल उभरे। ये कुल बड़े परिवारों की तरह थे, सभी एक ही पूर्वज से आए थे। हर कुल का अपना इलाका और योद्धा थे। एक कुल आखिरकार सबसे शक्तिशाली बन गया। इस कुल ने सूर्य देवी अमाटेरासु से वंश होने का दावा किया। इस कुल का नेता राजा कहलाया। राजा एक सिंबॉलिक और धार्मिक व्यक्ति था, जिसे दिव्य माना जाता था। कोफुन काल, जिसका नाम राजाओं और रईसों के लिए बनाए गए बड़े बरियल माउंट्स के नाम पर रखा गया है, में शाही शक्ति में बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि इस दौरान भी राजा के दरबार में अलग अलग कुल सत्ता और प्रभाव के लिए होड़ करते रहे। हेयन काल में एक नए योद्धा वर्ग का उदय हुआ, समुराई। समुराई कुशल तलवारबाज और भयंकर योद्धा थे, जो बुशिदो नामक सम्मान के सख्त नियम से बंधे थे। इस दौरान राजा की शक्ति कमजोर होने लगी। फूजीवारा जैसे शक्तिशाली परिवारों ने सरकार पर नियंत्रण हासिल कर लिया। बाद में गृह युद्ध छिड़ गए और एक नए तरह का नेता उभरा, शोगुन। शोगुन एक सैन्य तानाशाह था जो राजा के नाम पर राज करता था। पहली शोगुनत या सैन्य सरकार 1192 में मिनामोटो योरितोमो द्वारा स्थापित की गई थी। इसने जापान में सामंती युग की शुरुआत की। भाग 5, बंद बॉर्डर, शांत समय। अपने इतिहास के ज्यादातर समय जापान बाहरी दुनिया से अलग थलग रहा। अलगाव का यह दौर 17वीं शताब्दी में एडो काल के दौरान शुरू हुआ। तोकुगावा इयासु द्वारा स्थापित तोकुगावा शोगुनत सदियों के युद्ध के बाद जापान में शांति और स्थिरता लाई। उन्होंने सख्त सामाजिक व्यवस्था लागू की और जापान के बॉर्डर ज्यादातर विदेशी व्यापार और प्रभाव के लिए बंद कर दिए। अलगाव के इस दौर का जापानी संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने पारंपरिक कलाओं जैसे चाय समारोह और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और एक यूनिक जापानीज आइडेंटिटी के विकास को फलने फूलने दिया। भाग 6, मेiji रेस्टोरेशन, एक नया जापान। 19वीं सदी के मध्य में जापान का अलगाव खत्म हो गया। सदियों से जापान ने खुद को बाहरी दुनिया से अलग रखा था, एक नीति जिसे सकोकू के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब वैश्विक ताकतों के दबाव में यह नीति बदलने वाली थी। 1853 में अमेरिकी कमोडोर मैथ्यू पेरी युद्धपोतों के एक बेड़े के साथ जापान पहुंचे और मांग की कि जापान अपने बंदरगाहों को व्यापार के लिए खोले। पेरी के काले जहाज
जो जापान के तट पर पहुंचे ने देश को एक नई वास्तविकता का सामना करने पर मजबूर कर दिया। यह घटना, जिसे ब्लैक शिप्स घटना के रूप में जाना जाता है, ने जापान को झकझोर कर रख दिया। जापानियों ने महसूस किया कि वे बाहरी दुनिया से कितने अलग थलग और पिछड़े हुए थे। यह एक जागरूकता का क्षण था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि वह टेक्नोलॉजी और सैन्य ताकत के मामले में पश्चिम से पीछे रह गया है। पश्चिमी देशों की तकनीकी और सैन्य प्रगति ने जापान को अपनी कमजोरियों का एहसास कराया। यह स्पष्ट हो गया कि अगर जापान को अपनी संप्रभुता बनाए रखनी है तो उसे तेजी से आधुनिकीकरण करना होगा। इस एहसास के कारण तेजी से आधुनिकीकरण और सुधार का दौर आया, जिसे मेइजी रेस्टोरेशन के रूप में जाना जाता है। इस युग ने जापान को एक नए रास्ते पर ले जाने का काम किया। सुधारों ने न केवल देश की सैन्य और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाया, बल्कि समाज के हर पहलू को भी प्रभावित किया। राजा को सत्ता में बहाल कर दिया गया और जापान ने औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण और विस्तार का रास्ता अपनाया। सम्राट मेइजी के नेतृत्व में जापान ने एक नई दिशा में कदम रखा, जिसने उसे एक आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। यह परिवर्तन न केवल जापान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जिस पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। भाग 8, पुनर्निर्माण और विकास। युद्ध के बाद जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान को राख से फिर से निर्माण करने के कठिन काम का सामना करना पड़ा। इसमें भारी तबाही हुई थी और जान माल का नुकसान हुआ था। हालांकि मित्र देशों की शक्तियों के समर्थन से जापान ने रिकवरी और विकास का एक उल्लेखनीय रास्ता अपनाया। उसने लोकतंत्र और शांतिवाद को अपनाया, अपने संविधान में युद्ध का त्याग किया। उसने अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों में एक वैश्विक नेता बन गया। जापान ने एक आर्थिक चमत्कार का अनुभव किया, खुद को दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक में बदल दिया। भाग 9, निष्कर्ष। जापान की स्थायी भावना। अपनी प्राचीन शुरुआत से लेकर आज की सफलता तक जापान ने एक लंबा सफर तय किया है। यह देश अपनी सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिकता के अद्वितीय मिश्रण के लिए जाना जाता है। जापान का इतिहास अपने लोगों के रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी और स्थायी भावना का प्रमाण है। समुराई योद्धाओं से लेकर आज के तकनीकी नवाचारों तक जापान ने हमेशा अपने मूल्यों को बनाए रखा है। सदियों से जापान ने प्राकृतिक आपदाओं से लेकर युद्धों और आर्थिक उथल-पुथल तक कई चुनौतियों का सामना किया है। हर बार इसने अपनी ताकत और एकता को साबित किया है। हालांकि हर बार यह और मजबूत होकर उभरा है, विपत्ति को अवसर में बदल दिया है। जापान की यह विशेषता उसे दुनिया के अन्य देशों से अलग बनाती है। विपत्ति को अवसर में बदल दिया है। जापान ने अपनी तकनीकी प्रगति और नवाचार के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई है। जापान की कहानी एक याद दिलाती है कि बड़ी चुनौतियों के बावजूद आशा, इनोवेशन और सफल होने का दृढ़ संकल्प जीत सकता है। यह देश अपने लोगों की दृढ़ता और साहस का प्रतीक है। आशा, इनोवेशन और सफल होने का दृढ़ संकल्प जीत सकता है। जापान के लोग अपने भविष्य के प्रति आशावादी हैं और हमेशा नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार रहते हैं। आज जापान एक वैश्विक नेता के रूप में खड़ा है, एक ऐसा राष्ट्र जो अपने समृद्ध इतिहास को अपनाता है और भविष्य की ओर आशावाद और इनोवेशन के साथ देखता है। यह देश अपने अतीत से सीखता है और अपने भविष्य को संवारता है। एक ऐसा राष्ट्र जो अपने समृद्ध इतिहास को अपनाता है और भविष्य की ओर आशावाद और इनोवेशन के साथ देखता है। जापान की स्थायी भावना हमें सिखाती है कि किसी भी चुनौती का सामना कैसे किया जाए और उसे कैसे पार किया जाए।